नमस्ते। मैं पंकज केवट आप सभी के बीच रेगुलेशंस नंबर 142 यानी कि प्रिकॉशंस व्हेन ए फायर एग्जिट, ये फायर को लेके रेगुलेशंस की सबसे लास्ट रेगुलेशंस बनी हुई है। प्रिकॉशंस व्हेन फायर इज एग्जिट्स मतलब कह रहा है कि अगर कहीं फायर यानी कि फायरी सीम है या फिर आग लगी हुई है तो उस कंडीशंस में क्या प्रिकॉशंस लेनी है। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के बीच थोड़ी बहुत बातें रखना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आप अभी लेक्चर्स देख रहे होंगे या फिर देखने वाले होंगे अपलोड होने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि मैं रात के 1 बजे क्लासेस ले रहा हूं। अभी के रात के 1 बजे और आप सभी के बीच क्लासेस ले रहा हूं। तो इसका मतलब क्या, मैं क्या कहना चाहता हूं या फिर क्या आप सभी के बीच रखना चाहता हूं, ये आप जरा सोचिए। हमारी भी नींद है, हमें भी थकान होती है और हमें भी सोना है, बट रात के 1 बज रहे हैं और मैं आप सभी के क्लास में के लिए अटेंड मतलब क्लास के लिए खड़ा हूं। तो आप समझिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे और टाइम को कितना वैल्यूएबल माना गया है। मैं चाहता तो आपको स्किप कर सकता था कल, या फिर इस अभी जो लेक्चर्स है वो कल को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन टाइम हमारे पास उतना नहीं होने के कारण अगर ये रिकॉर्ड भी मैं अगले दिन टाल देता, हो सकता है अगले दिन भी नहीं हो पाता, देन आफ्टर अगले दिन, तो समझिए कितनी सिलेबस को खींचना पड़ता, कितने दिनों से खींचना पड़ता। ऊपर से डिप्लोमा की सेमेस्टर्स और सिलेबस चेंज हुई है। तो कहने का मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। वन मोर थिंग, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत स्टूडेंट्स का ये भी एक्सक्यूज रहता है सर कि क्लासेस रहती है 10 बजे से 5 बजे तक, तो इस बीच में हम खाना भी बनाना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है, मार्केट भी देखना होता है, तो समय नहीं हो पाता है हमारे पास। तो जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो उस रास्ते हम किसी समय में भी गुजर रहे थे। तो उस समय हम लोग का जो मैनेजमेंट था, टाइम मैनेजमेंट था कि एग्जैक्टली सुबह सुबह उठ जाना है 4 से 5 के बीच, 10 बजे क्लासेस है या फिर 9:30 बजे तक आपको बस स्टैंड या स्टॉपेज पे पहुंच जाना है, जहां से आपके लिए वैन या स्कूल बस पिकअप करने के लिए आएगी। हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं होती थी कि कैंटीन या फिर मेस को या फिर कोई मेड को हायरिंग कर सके। तो होता यूं था कि 10 बजे क्लासेस यानी कि 9:30 बजे तक आपको प्रिपरेशन होके स्टॉपेज पे पहुंचना है। 4-5 के बीच में उठते थे, फ्रेश व्रेश होके एग्जैक्टली एक गर्म चाय या फिर कॉफ़ी लेके हम लोग 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ते थे, 6, 6:30 या 7, जब तक कोई टॉपिक को उठाएं और उस टॉपिक को ख़त्म नहीं कर लेते थे तब तक पढ़ते थे। 7 बजे तक अगर मान लीजिए 6:45 या 6:30 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो गई, तो आप खाना बनाने के लिए निकलिए। तो खाना हमारा ऐसा बनता था कि मॉर्निंग का सिर्फ मॉर्निंग में ही, उसके बाद सारा चीज़ फ्रेश होके कॉलेज वर्क होके दोपहर में हमें कुछ नहीं खाने को मिलता। रिटर्निंग में जब 5:30 बजे रूम पहुंचते थे तब हमारी खाना बनती थी। ओके, खाना बनने के बाद लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे लगे, खा पी के 7 बजे हम लोग मार्केट निकल जाते थे। अगर सामान या राशन या सामग्री कुछ घर जाती तो उसी पीरियड में
रिटर्निंग 8 साढ़े 8 9 बजे तक आ जाते थे। मन किया तो कुछ हल्का और खाना बना, अदरवाइज 1-2 घंटे लेक्चर्स देखें या रिवीजन किए और फिर सो गए। ये शेड्यूल होता था। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप डिप्लोमा में समय नहीं निकाल पा रहे तो मॉर्निंग के 1 घंटे और नाइट के 1 घंटे आप निकालिए। डेफिनेटली आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि टॉप 10 में नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक चीज और, डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप हमारी एक लेक्चर्स मॉर्निंग में ही देखिए। सबसे बेस्ट ऑप्शंस है आपके पास, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो खैर एनीवेज डिप्लोमा में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग रेगुलेशंस में हैं, प्रिपरेशंस में, कोल इंडिया सब्सिडी के प्रिपरेशंस में, तो उसमें हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। ओके, आप लोगों के लिए भी एक भाई माथा दर्द दे रहा है, इसलिए इसको बांधा हुआ हूँ। और ऐसा बांधने से ये कोई हमारी कैरेक्टर पे या फिर हमें कोई जज नहीं कर सकता कि हमारे अंदर में क्या गुण है और क्या नहीं। जब तक वो गुण बाहर नहीं आता तब तक आप किसी को भी जज नहीं कर सकते। ओके, और किसी के पहनावे और उनकी लुकिंग पे आप कतई ही मत जाना। ओके, हाँ, माथा दर्द दे रहा। इससे होता क्या कि बहुत सारे लोग की अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है भाई, कि दवा खाने से हमारे ठीक होती है, किसी की चाय पीने से ठीक होती है, और किसी किसी के पागलपंती, जैसे मेरे टाइप में क्या होता है कि मैं इसको बांधता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे हेड में प्रेशर्स पड़ती है। ये जो फोर्स लगाता है गमछा, पूरी हेड में प्रेशर्स पड़ती है। उसके बाद उस टाइम रिलीफ नहीं होता है। उसके बाद जब प्रेशर्स को, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी बहुत धीमा हो जाती है हेड में, इसके वजह से उसके बाद अगर आप गमछे को निकालते हैं तब का जो फीलिंग, तब का जो मोमेंट होता है बहुत ही बेस्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिलैक्स होती है। ओके, आप अगर नहीं समझ रहे हो तो समझिए ऐसा कि ये इसको बहुत देर तक प्रेस करके रखिए, बहुत देर तक प्रेस करके रखिए। कंसंट्रेट भी अगर नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक तरीके से बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। कंसंट्रेट अगर पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है और दिमाग इधर उधर हलचल में है, आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन दिमाग इधर उधर हलचल में है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, माथे को क्लोज कीजिए, बांधिए किसी रबर से, या कैप टोपी जो होता है उसको पहनिए पूरी टाइट से। जब यहाँ फोर्स लगेगा, कुछ देर तक फोर्स लगेगा, उसके बाद कैप को उतार दीजिए, कंसंट्रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, रिलीफ मिलता है। जैसे हमारा एक दोस्त है उमेश यादव, किसी दिन उसके बारे में बताऊंगा। हट्टा खट्टा एकदम परफेक्ट, बहुत मस्त बंदा था उमेश यादव। आज उनसे बात हुई इसलिए उसकी नाम को जिक्र कर रहा, काफी दिनों के बाद, लगभग 7-8-9 महीने के बाद। एनीवेज, तो प्रिकॉशंस व्हेन फायर एग्जिट्स, तो इसमें कुछ डाटा स्पेशली है, जिसमें कि पहला डाटा 60 मीटर है। 60 मीटर, ये 60 मीटर डाटा क्या कहता है कि अगर किसी माउथ या किसी भी माउथ के इंटरेस्ट से 60 मीटर के आसपास या 60 मीटर के अंदर फायर है, फायर एग्जिट कर रहा है, तो आपको वर्किंग रोक देनी है, नो वर्क। ओके, देन आफ्टर एक डाटा क्या है, एक डाटा आपका 10 मीटर है। ये 10 मीटर क्या है, ये 10 मीटर थिकनेस है, थिकनेस। अगर किसी भी अंडरग्राउंड के केस में 10 मीटर से लेस देन 10 मीटर थिकनेस रहा, ये सपोज दैट कंटिन्यूअस माइनिंग हो रही है या फिर मल्टी सेक्शंस माइनिंग हो रही है। एक मल्टी सेक्शंस लोकल लैंग्वेज में 2 तल्ला माइनिंग बोलिए ना जी,
ये फर्स्ट फ्लोर की माइनिंग है और ये सेकंड फ्लोर की माइनिंग है। यहाँ पे फायर एग्जिट कर रही है, फायर यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और इसका जो पार्टीशंस है, जो पार्टीशन का जो थिकनेस है, ये लेस देन अगर 10 मीटर से कम रहा, 10 मीटर से कम रहा तो आपको स्टॉप वर्किंग कर देना है, यानी कि काम को रोक देना है। 2 डाटा, ठीक है, 10 मीटर। इसके बाद एक कॉमन डाटा जो आप हर जगह विशेषकर देखे होंगे, 7 डेज। तो 7 डेज क्या कॉमन है? ये 7 डेज हमेशा आप कहीं ना कहीं देखने को मिलिएगा, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ये 7 डेज क्या है? एग्जामिन करना है, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ एग्जामिन करना है वो आगे चल के देखेंगे। देन आफ्टर एक 30 डेज का भी डाटा आता है, तो 30 डेज का भी एग्जामिन करना है, यानी कि इस 30 डेज में पूरी माइंस की एग्जामिन होना ही होना है। पूरी माइंस की एग्जामिन 30 डेज में होना है। 7 डेज में कुछ स्पेशल जगह है, जैसे गोफ हो गया, सील्ड ऑफ एरिया हो गया, या कुछ है स्पेशल जगह जिसमें आपको एग्जामिन करना है। उसके बाद और एक डाटा है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में क्या है कि जो भी एग्जामिन आप कहीं भी कर रहे हैं, तो पैनल पे या फिर स्टॉपिंग या फिर कहीं भी आपका बोर्ड बना हुआ है, और बोर्ड में क्या डाटा है, मतलब वेंटिलेशन प्रेशर्स क्या है, एयर की क्वांटिटीज क्या है, क्या उसमें वेलोसिटी है, ये सब डाटा इसमें प्रत्येक 3 मंथ में आपको अप टू डेट रखना है। बस इतना ही डाटा है, 60 मीटर, 10 मीटर, 7 डेज, 30 डेज, 3 मंथ्स, ओके। और कुछ इसमें डाटा है नहीं, होगा भी तो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल वीडियो को रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से हो रही है, ये मैं चेक करने के लिए आया था, ओके। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ा आवाज़ भी धीमा, क्योंकि बगल में गार्जियन और फैमिली सोए हुए हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशंस 142 क्या क्या रहता है। No person shall be employed in any SIM. No persons shall be employed in any SIM. Employed means क्या? मतलब वहाँ पे कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता है। कहाँ कहाँ? इसमें 4 पॉइंट दिया है। पहला, जहाँ पे फायर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिट कर रही हो इन ए लोअर सिम, वेदर सच फायर हैज बीन सील्ड ऑफ बाय मींस ऑफ फायर स्टॉपिंग और नॉट। अगर किसी जगह पे आग लगी हुई हो या फिर स्पॉन्टेनियस हो रही हो लोअर सिम में, ये अपर सिम मान लेते हैं, ये लोअर सिम मान लेते हैं, तो ऐसे जगह पे आपको काम करना नहीं है, क्यों ना उसमें स्टॉपिंग बना हुआ है, रहे या ना रहे, या फिर सील्ड ऑफ रहे या ना रहे, बट काम नहीं करना है। देन आफ्टर वेयर द सिम हैज ए कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम विथ अनदर सिम ऑन फायर। अच्छा, वैसे जगह पे भी आपको काम नहीं करना जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम कॉमन तरीके से रहे, जहाँ पे फायर लगी हुई है। ये क्या कह रहा है समझिए पहले। अगर ये माइंस है, यहाँ से वेंटिलेशन सिस्टम्स, एयर, ब्लू लाइन से हम लोग प्योर एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हवा इधर जा रही है, पूरी हवा इधर गई, ठीक है, और माइंस से ऐसे लौट के इधर से बाहर निकल रही है, ये कॉमन आपका वेंटिलेशन सिस्टम हो गया। या फिर इसी में समझ लीजिए एक माउथ यहाँ है, 2 इनलेट होता है ना, तो यहाँ से ऐसे निकल रही है, ये कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम हो गया। अगर किसी इन द केस ये थोड़ी डीप है यहाँ पे, और यही वेंटिलेशन सिस्टम चल ही रहा है कॉमनली, तो ऐसे केस में यही वेंटिलेशन सिस्टम चल रही है कॉमनली, और यहाँ पे आपका फायर एग्जिट कर रहा है, यहाँ फायर लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको काम नहीं करना है। इसके लिए आपको अलग वेंटिलेशन सिस्टम, स्पेशल केस बना के वेंटिलेशन सिस्टम को चेंज करना होगा, स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम्स करना होगा, ओके।
Then after where outlet or opening of the seam are within 60 meter of active fire or spontaneous heating in a higher seam or the surface in any S heap or spool bank heap, any other heap or place or any other fire or spontaneous heating which cannot be controlled immediately, or where broken ground connected with the seam exit within 60 meters, such fire spontaneous heating or मतलब कह रहा है यही 60 मीटर, अगर माउथ से 60 मीटर के रेडियस पे कहीं आग लगा हो, किसी हिप में, कहीं स्पॉल बैंक में, या फिर कहीं कॉमन जगह भी 60 मीटर के रेडियस में आग लगा हो और उस आग को हम लोग बहुत जल्दी काबू नहीं कर पाएंगे या फिर कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे केस में भी आपको माइंस में काम नहीं करना है। Okay, then after where the partitions with an overlying seam or fire on in which spontaneous heating take place, or with surface containing active fire spontaneous heating is spool heap or S heap or any other place, or with any other fire spontaneous heating which cannot be controlled immediately, consist of less than 10 meter hard rocks। बताया था ना ये 10 मीटर थिकनेस, अगर किसी केस में 10 मीटर से कम अगर पार्टीशंस है, हार्ड रॉक्स का कम पार्टीशंस है और यहाँ आग लगी है, तो आप यहाँ भी काम नहीं कर सकते, नो वर्क, कैंसल, काम ही नहीं करना है। ओके, इसमें और भी मेंटेन करके रखा गया है, पार्टीशंस 10 मीटर ओवरलाइंग द फायर स्पॉन्टेनियस हीटिंग टेक प्लेस और विथ surface containing an active fire on spontaneous heating in any spool heap, मतलब और वहाँ पे भी जहाँ पे सरफेस में आग पकड़ा हुआ है, कहाँ पे, स्पोल हीप में, यानी कि जहाँ कोयले की ढेर रहती है वहाँ पे। इसके बाद एक्स हीप यानी कि जला हुआ राग या किसी भी राग का ढेर में अगर आग लगी है तो वहाँ पे भी, और हीप और प्लेस और विथ एनी अदर फायर ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, और वैसे जगह पे जहाँ पे आग है और स्पॉन्टेनियस हीटिंग का खतरा है, तो 60 मीटर के अंतर्गत विद इन हार्ड स्टार्टर रहे, कितना 10 मीटर से कम, लेस देन 10 मीटर से हार्ड स्टार्टर रहे, तो फिर काम आपको रोक दो नहीं। ओके, एक्सेप्ट with the previous permission and written of the chief inspector subject to, हाँ, ऐसे जगह पे छोड़ के अगर आपको काम करना है और लग रहा है कि भाई हम लोग काम कर सकते हैं, सहूलियत में काम कर सकते हैं, कोई डेंजरस नहीं है, तो ऐसे केस में आप चीफ इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन डालिए, नोटिस डालिए, और जैसा चीफ इंस्पेक्टर दिशा निर्देश देंगे वैसे आपको काम करना है। ओके, उसकी मर्जी, वो आके देखें हाँ भाई क्या है क्या नहीं, उसकी मर्जी। इसके बाद चौथा पॉइंट, वेयर ए पार्टीशन, अच्छा ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में। ये फर्स्ट पॉइंट की इतनी डाटा रही, 60 मीटर 10 मीटर। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि इन एनी वर्किंग माइन इन विच फायर इज नाउस और बिलीव्ड टू एग्जिट, adequate precautions will be taken to prevent passage air from any parts of mine or from the surface into fire area through any broken strata। सेकेंड पॉइंट समझिए, कह रहा है इन एनी वर्किंग माइन इन विच फायर इज नाउ और बिलीव टू एग्जिट, मतलब ऐसा वर्किंग ऑपरेशंस में या ऐसा वर्किंग कंडीशंस में जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ आग लग सकती है या फिर आग लगने वाली है, वैसे केस में आप प्रिकॉशंस क्या लेंगे ये देखिए। पहला प्रिकॉशंस, एडिक्वेट प्रिकॉशंस विल बी टेकन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ माइन और फ्रॉम द सरफेस इनटू फायर एरिया थ्रू एनी ब्रोकन स्ट्राटा। तो इमीडिएटली आपको प्रिकॉशंस लेना है वेंटिलेशन सिस्टम में, जहाँ पे एयर पास कर रहा है किसी भी माइंस में, सरफेस में या ऊपर में, स्ट्रेटा में। ओके, देन आफ्टर नो वर्क
other than the operations required under clause A shall be done in parts of which effectively sealed off areas go broken strata। और वैसे जगह पे आपको काम नहीं करना जो कि क्लाउज ए में बात रखी गई है। क्लाउज ए में क्या बात रखी गई है कि एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेनी है। कहाँ कहाँ पे? पासेज ऑफ एयर में, एनी पार्ट्स ऑफ माइन और फ्रॉम द सरफेस इनटू फायर थ्रू द एरिया। ओके, then after third point है, in every coal seam arrangement shall be made once at least 30 days to ascend atmospheric condition behind the stopping wind to shield off area of old working or such gulf or a fire spontaneous heating unless such a stopping cable resisting force of an explosion। इन एवरी कोयल सीम्स, प्रत्येक कोयल सीम्स में जहाँ पे स्टॉपिंग बना हुआ है या गोफी एरिया है या फिर ऐसे अनयूज्ड या फिर क्या उसको बोलते हैं, अनयूज्ड के बाद एक और क्या वर्क बोलते हैं उसको, अनयूज्ड वर्किंग, क्या वर्ड बोलते हैं रेगुलेशन 3 में, ओपनिंग ऑफ माउथ, डिसकंटिन्यू वर्किंग, अनयूज्ड वर्किंग, क्लोज वर्किंग और डिसकंटिन्यू वर्किंग कहीं पे भी हो, गोफ हो या फिर स्टॉपिंग कहीं बना हुआ है तो उस कंडीशंस में, या ओल्ड वर्किंग में भी हो तो उस कंडीशन में आपको प्रत्येक 30 डेज में जांच करना है। 30 डेज में जांच करना है। ओके, क्या जांच करना है उसमें कि आग लगने वाली है या फिर आग लगेगी क्या, और फोर्स ऑफ एक्सप्लोरेशंस, ये सब। ओके, देन आफ्टर एवरी स्टॉपिंग इरेक्टेड टू आइसोलेट और कंट्रोल ए फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग बिलो ग्राउंड शील्ड ऑफ एरिया, ऑल वर्किंग शॉल बी नंबर एंड शॉल बी एडिक्वेट स्ट्रेंथ मेंटेन प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर थ्रू इट। अच्छा, एक चीज और बताया गया कि जितने भी स्टॉपिंग है, आइसोलेटेड स्टॉपिंग है, टेम्पररी स्टॉपिंग है या फिर परमानेंट स्टॉपिंग है, सब में नंबरिंग आपको करना है और उसमें ध्यान देना है कि भाई कहीं से भी एयर लीकेज ना करे। ओके, अच्छा, एक चीज और लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर वाटर इज लाइकली एक्यूमुलेट बिहाइंड एनी सच स्टॉपिंग 3 शॉल बी there shall be provided a stopping suitable pipe or other device to drain away the water without permitting any leakage such of air or gas etc। हाँ, स्टॉपिंग जो बनती है ना, जैसे आप सीमेंटेड वाली स्टॉपिंग यानी कि परमानेंट स्टॉपिंग बना रहे हैं, ठीक है, ये आगे इधर माइन से या गोप है और स्टॉपिंग बना रहे हैं, ये आपकी स्टॉपिंग रही भाई, ईटा बिछा दिया हमने। तो अगर आप स्टॉपिंग नहीं देखे हैं तो ये जाके देख लीजिए। अच्छा, इधर बाद के एनवायरनमेंट में, दीवार के उस तरफ का एनवायरनमेंट में क्या कंडीशन से कैसे क्या हो रहा है या वहाँ का एनवायरनमेंट की क्या रीडिंग है, तो ये आप कैसे पता करेंगे। यहाँ तो परमानेंट स्टॉपिंग हो गई, तो आप नोटिस कीजिएगा इसी स्टॉपिंग में एक छेदा करके या ऐसा इसका इंस्टॉलेशन होता है, ऐसे बनाते हैं कि इस तरह का होल में एक पाइप हम लोग लगाते हैं जिसमें थोड़ा पानी डाल के रखते हैं और इसी के थ्रू से हम लोग इस स्टॉपिंग के का डाटा यहाँ से ले सके। ओके, ये आप अगर कहीं देखे होंगे तो समझ में आएगा। Then after every stopping erected in accordance with the provisions of regulations 4 and pillars containing such stopping shall be plastered with fire resistance or fire retardant sealant or adequate thickness using high pressure guns so as to completely fill up cracks, cavities, crevices, joints, slips, fissures and the clefts present in the working order in the completely sealed off area, which shall be kept maintained as a leak proof।
कह रहा एवरी स्टॉपिंग इरेक्टेड इन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन सब रेगुलेशन फोर के तहत जितने भी स्टॉपिंग्स बनाए गए हैं, अगर वो पिलर के ही स्टॉपिंग्स बनाए गए हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पचौड़ा करना है, यानी कि प्लास्टर करना है, पचौड़ा करना पहला। उसके बाद फायर रेसिस्टेंस और फायर रिटार्डेंट सीलेंट भी लगाना है। फायर रेसिस्टेंस और फायर रिटार्डेंट एक ऐसा केमिकल का कॉम्पोजिशन है जिसमें आग नहीं लगती है, यानी कि आप लेप मान लीजिए फायर रिटार्डेंट सीलेंट का लेप आता है। ओके, उसके बाद थिकनेस यूजिंग हाई प्रेशर गन्स सो एज completely fill up the cracks, cavities और crevices, joint slip features and sealants and working of the completely sealed off। मतलब ये हम लोग स्टॉपिंग बनाते हैं। अब भाई हम लोग माइंस में वर्कर जो आते हैं सिविल कंस्ट्रक्शंस के लिए, वो तो माइनिंग इंजीनियर है नहीं ना, माइनिंग इंजीनियर नहीं है कि भाई उसको पता होगा कि कैसे क्या किया जाएगा इधर से ये वो, तो बस कॉन्ट्रैक्टर आया, दीवार खड़ा कर दिया और ऐसे ऐसे ज्वाइन करके कंप्लीट हो गया, आपका हो गया सील्ड ऑफ एरिया या फिर आपका स्टॉपिंग बन गया। लेकिन आप माइनिंग इंजीनियरिंग है, एज ए आपकी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज लगाई गई हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा भी यहाँ से लीकेज ना हो, थोड़ा सा भी लीकेज ना हो। तो इस लीकेज को में भी लीकेज हो ही जाती है भाई, क्योंकि सीमेंटेड है, लीकेज हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो तो इस लीकेज को आप कैसे भरपाई करेंगे, कैसे इसको बंद करेंगे लीकेज को? आपके पास ऐसा मशीनरीज या ऐसा गन थ्रो होना चाहिए। गन यानी कि बंदूक की गोली की जितनी भी रफ्तार होती है ना, उसी तरह का एक इक्विपमेंट आता है जिसमें केमिकल कंपोजिशंस भर के आप सबको ऐसे ऐसे करके सबको फायर कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ से कंपाउंड जाएगा, सॉरी वहाँ से सेमीकंडक्टर या क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, जैसे ही आप प्रेशर से यहाँ से मारेंगे और वहाँ से जो जैसे ही वो सारे चीज मटेरियल्स बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिक सारे छेदा को छिद्र बोलते हैं, सारे लीकेज को वो क्लोज कर देगा। अच्छा, उस चीज का क्या नाम है? इसमें नाम दिया है फायर रिटार्डेंट सीलेंट। फायर रिटार्डेंट सीलेंट एक केमिकल लोशंस, देखें लोशंस, टायर बनती है, टायर जब पंचर होती है तो एक लोशन से लगाते हैं, वही उसी टाइप में सीलेंट आता है। तो उसी को लेके आपको एक गन की तरह प्रेशर बनाते हुए फिल करना है सारे क्रैक्स में। ओके, सारे क्रैक्स, कैविटीज, जॉइंट, स्लिप्स, फ्रैक्चर्स, ये सब सारे में, ताकि कोई भी लीकेज ना हो सके और लीकेज प्रूफ स्टॉपिंग बन सके। ओके, पॉइंट नंबर 6, वेयर इन एनी माइंस और पार्ट thereof provision sub regulations 4 and 5 has been be complied with the where opinion of the regional inspector the step so taken inadequate, he may be give notice written or then agent manager protective measures as terms and he has specified therein। अच्छा, जो भी हम लोग ये कंस्ट्रक्शंस के हैं या रेगुलेशंस, इसी रेगुलेशंस के 4 और 5 पॉइंट्स में जो भी बात रखी गई है उसको क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसमें क्या लिखा है कि नॉट बीन कंप्लाइड विथ और वेयर द ओपिनियन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर द स्टेप सो टेकन आर इनएडिक्वेट, मतलब पर्याप्त मात्रा में अगर उसमें आप सही तरीके से नहीं कंपाइल कर रहे हैं और इनएडिक्वेट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको
नोटिस देनी है, राइट ए नोटिस टू द ओनर, एजेंट और मैनेजर रिक्वायरिंग हिम टू सच प्रोटेक्टिव मेजर्स विच सच टाइम में हैज स्पेसिफाइड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये क्या रहा है? कंपाइल्ड मीन्स क्या होता है? COMPIL, कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट कहा गया है क्या भाई? COM, just 1 minute, complaint, COMPLIED, कंप्लेंट मीन अनुपालन। अच्छा ठीक है। डिविजनल इंस्पेक्टर स्टेप आर शोन इनएडिक्वेट, एडिक्वेट मीनिंग इन हिंदी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब कह रहा है कि जो भी 4 और 5 में, 4 में क्या स्टॉपिंग लगानी है, 5 में क्या लीकेज नहीं होना चाहिए, यानी कि फायर लीकेज प्रूफ स्टॉपिंग करनी है इसको, ठीक है। तो 4 और 5 में जो भी कंडीशंस रखी गई है वो अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं, वो फिलफिल नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपको रीजनल इंस्पेक्टर नोटिस भेजना है, ठीक। और रीजनल इंस्पेक्टर आपको जैसा दिशा निर्देश देंगे वैसा करना होगा आपको। इसी में पॉइंट लिखा गया, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ द नोटिस अंडर सब रेगुलेशंस द रीजनल इंस्पेक्टर may order in return prohibit until the requirement of notice has been compliant with the specifications implement in the mind or part of any person who implement is not in his opinion necessary purpose for the complying the requirement enforceable। क्या कह रहा है? थोड़ा टफ लैंग्वेज है इसमें। रीजनल इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर इन रिटर्न प्रोवाइड द until requirement of the notice have been compliant with his satisfaction that implement in the mind of part any। भाई एक तो आज ऊपर से दिमाग खराब हो रहा है, स्किप नहीं कर सकते हैं रेगुलेशंस के बाद से। जस्ट 1 मिनट समझने दीजिए। दिस सब रेगुलेशंस प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, मतलब आपने अनुपालन नहीं किया विद द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस अंडर दिस सब रेगुलेशंस। अच्छा, इसमें कह रहा कि अगर आपने का अनुपालन नहीं किया जो रेगुलेशन 6 में लिखी गई है, तो रीजनल इंस्पेक्टर में बाय ऑर्डर एंड रिटर्न prohibit until requirement of notice has been compliant with the satisfactions the employment in the man or part or any person's employment is not in his opinion necessary for the purpose of complying with requirement of। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको एक रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस देगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट इन द माइंड पार्ट ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट इज नॉट हिज ओपिनियन नेसेसरी। ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आउट ऑफ माइंड चला जा रहा है। थोड़ा हिंदी में क्या लैंग्वेज है इसकी? 142/6 5/6 कह रहा, जहाँ पहला हिंदी में देखते हैं रेगुलेशन 6, जहाँ किसी खान या उसके भाग में उप नियमन 4 या 5 के ऊपर अनुपालन नहीं हुआ है, वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक की राय से ऐसे किए गए उपाय अपर्याप्त है। वहाँ स्वामी या विक्रेता
या प्रबंधक को लिखित सूचना दे सकेगा, जिसमें उसे अपेक्षा करेगा कि वो ऐसे संतरात्मक उपाय ऐसे समय के अंदर में जो उसमें विदेश हो करे। अच्छा, ठीक। परंतु सूचना की अपेक्षा का अनुपालन न होने की दशा में क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा खान या उसके भाग में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नियोजन जिसका नियोजन पूर्वोक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक न हो, जब तक सूचना की अपेक्षा का अनुपालन नहीं हो जाता, प्रतिषिद्ध कर सकेगा। सारा हिंदी भी उसी तरह है। परंतु सूचना की अपेक्षा का अनुपालन न होने की दशा में क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा खान या उसके भाग में किसी व्यक्ति का नियोजन जिसका नियोजन पूर्वोक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक न हो, जब तक सूचना की अपेक्षा का अनुपालन नहीं हो जाता, प्रतिषिद्ध कर सकेगा। अच्छा, मतलब कह रहा है कि भाई रेगुलेशंस सब रेगुलेशन 142 के जो रेगुलेशन की पॉइंट है 4 और 5 के कंडीशंस जो रखे गए हैं, वो कंडीशंस में अगर आप ओके नहीं कर पाते हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर आपकी ड्यूटीज को पेनल्टी या फिर रोक सकती है। आई थिंक ऐसा ही किया गया है, ऐसा ही लिखा गया है। प्रतिषिद्ध कर सकेगा। प्रतिषिद्ध कर सकेगा मीन्स प्रतिषिद्ध इन इंग्लिश, प्रतिशत नहीं यार, प्रतिषिद्ध इन इंग्लिश, प्रतिषेध, हाँ बेन, हाँ यस, यही है कि भाई अगर आपने 4-5 पॉइंट्स वाली रेगुलेशन को ओके नहीं कर पाते हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर रिटर्न में ओनर एजेंट और मैनेजर को दे सकता है कि जो भी उस कार्य के लिए बंदे को लगाया गया है उस पर ड्यूटी पे आँच आ सकती है। इसी तरह समथिंग पॉइंट है, इसको और थोड़ी आपको डीपली समझने के लिए खुद से इसको आपको पढ़ना होगा। ओके, देन आफ्टर 7th point, a competitive person shall be one at least every 7 days inspect all stopping। ये अब 7 days की इंस्पेक्शंस की बात आ रही है कि कहाँ हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे और कौन करते हैं ये competent person। A competent person once at least in every 7 days inspect all stopping, erected isolations or control fire spontaneous heating below ground to the essential general conditions of every stopping by checking for leakage and pressures of gas and temperatures and humidities of the atmosphere outside the stopping। मतलब प्रत्येक 7 दिन में हर स्टॉपिंग को आपको चेक करना है और उसमें क्या क्या चेक करना है कि भाई कहीं लीकेज नहीं आ रही हो या प्रेजेंस ऑफ गैस ना हो या फिर टेम्परेचर्स या ह्यूमिडिटी में कोई चेंजिंग्स या फिर इतनी चेंजिंग्स ना हो जाए जहां से आपको रिस्क या फिर कोई उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना हो। तो ये सब सारे कितने दिनों में, 7 दिनों में चेक करना है। ओके, और इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? कंप्यूटर पर्सन कौन होता है भाई? वेंटिलेशन ऑफिसर मैनेजर के बराबर है क्योंकि सेम उसकी क्वालिफिकेशंस होती है। और वेंटिलेशन ऑफिसर जिस बंदे को अपना अपॉइंट करेंगे, ओवरमैन करेंगे या फिर सरदार को करेंगे और जिसको ड्यूटी देंगे उसी को ये जिम्मेवारी होती है। ओके, देन आफ्टर 8th point, the competent person shall be carrying out the inspections under regulations 7 place signature the date of checkboard of the provided for the purpose suitable positions stopping will be maintained for the period not less than 3 months and a report such inspection shall be recorded in one page book purpose of the daily signed and written persons। हाँ, और जो भी चेंजिंग्स या जो डाटा आपको मिल रही है, बगल में ही बोर्ड लगा रहता है। मान लीजिए ये स्टॉपिंग बना हुआ है और यहाँ पिलर है तो यहाँ पे बोर्ड बना हुआ रहता है, व्हाइट बोर्ड। वहाँ से आपको पेंसिल में डाटा को
कलेक्ट करके यहाँ लिखना है, प्लस एक बॉन्ड पेज बुक में भी डाटा को मेंटेन करना है, अपनी साइन करनी है और काउंटर साइन भी करनी है मैनेजर की। काउंटर साइन मैनेजर का लिखा नहीं है, बस आपको साइन करना होगा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट एनी सीरियस डिफेक्ट रिलेवेंट सच एग्जाम से विदाउट डिले ब्रॉट ऑन नोटिस मैनेजर, और कुछ भी आपको डिफेक्ट मिलता है तो नोटिस बोर्ड यानी कि सरफेस में जो नोटिस बोर्ड रहता है वो आपको वहाँ लिखना होगा, ताकि कभी भी आके कोई भी ऑफिसर देखे और उस पर कुछ कार्रवाई करे या फिर कुछ वर्क करे। प्रोवाइडेड फर्दर रीजनल इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर एंड रिटर्न रिक्वायर्स इंस्पेक्शन स्टॉपिंग। हाँ, और वो वैसे केस में कुछ भी डिफेक्ट होता है तो रीजनल इंस्पेक्टर को भी नोटिस देना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछ रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, नहीं पूछता हूँ, इसमें क्या हो गया, इंस्पेक्शन करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपॉइंट जो उसको किए हैं वो पार्टिकुलर एक बंदा जाए इंस्पेक्शंस के लिए, ऐसा होता है क्या? आपसे ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। यहाँ बोर्ड बना हुआ है, किसी को अपॉइंट किए, जाइए आप वहाँ से रीडिंग लेके आइए प्रति 30 डेज में या सॉरी एवरी 7 डेज में आप रीडिंग खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, आप ये जो रीडिंग करने जाएंगे तो क्या अकेले जाएंगे? नेवर, नहीं, कभी नहीं। आप अकेले माइंस में कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं जाएंगे और ना जा सकते हैं। वो इसलिए अगर आप अकेले गए, इन द केस किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट हुआ और आप वहीं बेहोश हो गए तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए कभी भी कहीं भी कोई भी बंदा, या आप बाथरूम भी जाएं या फिर टॉयलेट करने भी जाएं, तो किसी को ना किसी को साथ लेके जाए। कम से कम मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3 होना चाहिए, 3 की मेंबर होनी चाहिए। ओके, इस तरह की एक केस है, कंडीशंस है, वहाँ से उभर के ये बात आई है सर्कुलर में कि वेंटिलेशंस ऑफिसर और उनकी टीम सर्वे के लिए, इंस्पेक्शंस के लिए निकले, यानी कि सर्वे के लिए निकले, और बगल में वाटर लोकेट एरिया है, यहाँ से इधर पानी है। क्या हुआ, वेंटिलेशंस ऑफिसर 2 बंदे अपने साथ एक स्टाफ को रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ सर्वे या फिर एग्जामिन कर रहे हैं, और इन्होंने आदेश दिया कि जाइए 2 लड़के या 3 आदमी वहाँ की डाटा कलेक्शंस करके आए हैं। ऐसे में क्या हुआ कि 2 बंदा यहाँ कलेक्शंस किया, तीसरा बंदा भी खड़ा, तीसरा बंदा को टॉयलेट लग गया। अब वो बता के आया कि हमारे बगल से टॉयलेट करके, ठीक है, या वॉशरूम करके, कोई कुछ भी हुआ होगा। तो पिलर तो भाई आप समझ रहे हो, यहाँ आपका वाटर लोकेट एरिया है, पानी है, पानी के सामने गैस तो निकले गई, और यह है पिलर बनी हुई है, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो बंदा भाई लोग यहाँ से एग्जामिन कर रहा है या फिर टेस्टिंग कर रहा है, और एक निकल गया टॉयलेट इधर, यहाँ करने के लिए या वॉशरूम करने के लिए। तो क्या हुआ इसको कि हो सकता है कोई गैस नाक में घुस गया होगा और ये बेहोश हो गया होगा, ठीक। बहुत हद तक दोनों स्टाफ यानी कि ऑफिसर या जो भी है इंतजार किए कि तीसरा बंदा आया नहीं, कहाँ गया। तो ये क्या किया कि अकेले भेज दे कि जाओ चेक करके आओ, तब तक इधर हम काम करके निकलेंगे। तो ये भी चेक करने गया, खोजते खोजते नहीं मिला, तो ये भी क्या हुआ कि कोई गैस इसको आके मिल गया, नाक में घुस गया, और ये भी बेहोश। तीसरा पार्टी ऑटोमेटिक यहाँ डर का माहौल होने लगता है। बॉडी में जब ऐसी बात आती है ना तो डर का माहौल होता है। बहुत धैर्य रखा वो, और वाकी टॉकी तो चलती है नहीं वहाँ पे, और ना आप किसी को सिग्नल दे पाओगे। तो ये क्या किया, जाके खोजने लगा कि भाई लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं। मैटर फंस गया।
पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझ में आ गया होगा इसको। ये फास्टली वेंटिलेशन ऑफिसर के पास आया, सर ऐसा ऐसा बात है, 2 बंदे हमको मिल नहीं रहे, ऐसा ऐसा हो गया। वेंटिलेशन ऑफिसर रेस्क्यू टीम को खबर करता है या सरफेस पे खबर करता है कि ऐसा ऐसा बात है। अब रेस्क्यू टीम या जो भी फर्स्ट एड की किट या फिर ऐसे केस में रेस्क्यू टीम ही आती है और ब्रीथिंग एपरेटस के साथ आती है, लेके भेजिए। रेस्क्यू टीम आई, पता चला दोनों स्पॉट डेड। तो ऐसे केस होते हैं। अगर टॉयलेट भी लगाए ना तो आप किसी के सामने ही टॉयलेट कीजिए या फिर लेके चलिए। बहुत डेंजरस है अंडरग्राउंड माइंस में। आज के टाइम में आपके पास बहुत सारा इक्विपमेंट और बहुत सारा मशीन्स टेक्नोलॉजी आ गई है। उस टाइम में ऐसा कंडीशंस नहीं था। एक सेफ्टी लैंप यानी कि LH लेके, सॉरी फ्लेम सेफ्टी लैंप कोई लेके आप लोग माइंस में उतरते थे। ओके, एनीवेज रेगुलेशंस यहाँ ख़त्म हो गई, यानी कि 142 कंप्लीट। जो हीटिंग के बारे में स्टार्ट हुई थी रेगुलेशंस 133 से लेके रेगुलेशंस 142 तक, हीटिंग के बारे में ही रेगुलेशंस है, ये कंप्लीट हो गई। अब रेगुलेशंस हम लोग डस्ट के बारे में देखेंगे। डस्ट से कैसे प्रिकॉशंस लेंगे या फिर कैसे प्रिकॉशंस करेंगे। ओके, तो आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही होगी। हाँ, ऑलमोस्ट ठीक है। मैं ज़रा धीमी आवाज़ से बात कर रहा हूँ और शायद फ़ोटो या पिक्चर्स या डायग्राम बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाया, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं। मेरे को समझाने से मैटर करता है, ये सब मैटर नहीं करता। और कुछ सुनना चाहेंगे या फिर और कुछ पूछना है आपको? अच्छा, तो ये आपकी कोल माइंस के रेगुलेशंस ऑलमोस्ट 142 में है और अभी आधा लगभग हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। तो 260 रेगुलेशंस है। इसके बाद एक बहुत खतरनाक रेगुलेशंस आएगा, वेंटिलेशंस चैप्टर 153। ये बहुत इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक रेगुलेशंस है, ये आपको जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज माइंस में आप काम नहीं कर पाएंगे या फिर माइंस में आप काम नहीं करवा पाएंगे। खुद की जान और दूसरे को भी जान जोखिम में डालेंगे। तो आज की रेगुलेशंस की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कटअप बहुत हाई जा रही है, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी, प्रिपेयर में रहिए। हाँ, वन मोर थिंग कि अभी व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, समझाने में उतने तरीके से समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैं पिक्चर दिखा के समझाता तो और भी आपको समझ में आती। इसमें हमारी कुछ गलती नहीं है। व्हाइट बोर्ड है, इसको डिजिटल बोर्ड लाने में आपकी गलती है। आप जब तक फंडिंग नहीं करेंगे या फिर आप जब तक शेयर नहीं करेंगे और चैनल मोनेटाइज नहीं होगी और हमारे पास फंडिंग नहीं आएगा, तब तक हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। घर का आटा गीला नहीं कर पाएंगे, प्लस घर में आटा भी नहीं है कि गीला करें। ऑलरेडी सोशल वर्किंग में यानी कि अपनी NGO में बहुत सारे मैंने फंड्स खर्च किए हुए हैं, तो अभी इसके लिए वो इम्पॉसिबल वाली बात है। हाँ, 2 लाख के आसपास पूरी पैनल यानी कि जो भी व्हाइट बोर्ड होती है, डिजिटल बोर्ड होती है, पूरी पैनल को 2 लाख के आसपास खर्च होते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।